जो आप। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। सुबह के 10 बजने वाले हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। अनंतनाग के रानीपुरा एरिया में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद वहाँ 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुए। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 38 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अगर कोई और भी आतंकी हैं तो उनको भी वहां से निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 और आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बल ने इस महीने जून में अब तक 38 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि इस साल अब तक 116 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। अनंतनाग में अभी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो अनंतनाग में मुठभेड़ चल रही है। जून में अब तक 38 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, यानी कि 22 दिनों में 38 आतंकवादियों का खात्मा हुआ है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि इस साल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट काफ़ी कामयाब रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, ये बताइए कि अनंतनाग में जिस तरह से 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, सुरक्षा बलों को किस तरह की खुफिया जानकारी इन आतंकवादियों को लेकर के मिली थी? देखिए नेहा, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये एनकाउंटर हुआ था, रात के दौरान ही सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फॉरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया CRPF, पुलिस और आर्मी ने, और उसके बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ और फायरिंग में 3 मिलिटेंट मारे गए। आर्मी और पुलिस ने इसकी पुष्टि की और आर्मी ने यह भी कहा कि एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल रिकवर किए गए हैं एनकाउंटर स्पॉट से। तो लगातार जिस तरीके से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी हैं, खासतौर से साउथ कश्मीर में अभी तक बहुत सारे एनकाउंटर तकरीबन पिछले 25 दिनों में हुए और लगातार तकरीबन 116 जिस तरीके से आपने कहा मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर आज तक, जिसमें ज़्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट शामिल हैं। लश्कर और जैश के भी मिलिटेंट या ISJ के भी मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। और लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस जारी हैं और ये जो ऑपरेशन है इसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, AK-47 राइफल 1 और 2 पिस्टल रिकवर किए गए हैं। नेहा जी रिफत, इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या कुछ और आतंकी भी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं, और इन छिपे हुए आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाली है? देखिए, अगर हम ओवरऑल मिलिटेंट्स की बात करें तो साउथ कश्मीर में अभी काफ़ी सारे मिलिटेंट सक्रिय हैं और उनके जब पता चलती है उनके बारे में तो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। और ये जो स्पॉट है वहाँ पे 3 मिलिटेंट थे और जब एनकाउंटर हो गया तीनों मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी ये नहीं लग रहा है कि इस विलेज में या इस स्पॉट पे अभी कोई और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि 3 मिलिटेंट थे, 3 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन साउथ कश्मीर या पूरे कश्मीर घाटी में अभी भी काफ़ी सारे 200 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि मिलिटेंट अभी भी सक्रिय हैं अलग अलग एरियाज में। हालांकि 116 के करीब जो है मिलिटेंट 1 जनवरी से लेके अभी तक मारे गए, लेकिन इन्फिल्ट्रेट करके भी काफी सारे मिलिटेंट आए हैं जिनका समझा जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में है। लेकिन साउथ कश्मीर में लोकल मिलिटेंट्स अभी भी काफी हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हों, जैश के हों या लश्कर के हों या बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे जरूर प्रेजेंस है मिलिटेंट्स के अभी। जी रिफत, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि घाटी में खास तौर पर अगर दक्षिण कश्मीर की बात की जाए तो हिजबुल मुजाहिदीन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। ऐसे में ये जिस तरह से सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, इससे हिजबुल मुजाहिदीन को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि लगातार जितने भी एनकाउंटर्स हैं रिसेंट टाइम में उसमें ज़्यादा मिलिटेंट जो है हिजबुल मुजाहिदीन के थे जो मारे गए। खासतौर से जो शुपाया इलाके में एनकाउंटर्स हुए, एक बार 5 मिलिटेंट मारे, दूसरी बार भी 5 मिलिटेंट मारे गए, एक ही एनकाउंटर में एक बार 4 मिलिटेंट मारे गए। तो लगातार एक के बाद एक जो शुपाया डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो है मिलिटेंटों को नुकसान पहुँचा। और साथ ही हाल ही में पुलिस ने यह कहा कि त्राल इलाके में अब मिलिटेंट कोई भी नहीं है हिजबुल मुजाहिदीन का। हालांकि त्राल जो है एक तहसील है और पुलिस ने एक ट्वीट भी किया और IGP ने यह दावा किया कि वहां पे अब हिजबुल मुजाहिदीन का कोई मिलिटेंट नहीं है। 1989 से लेके, यानी 1989 से लेके आज तक कभी भी वहां पे हिजबुल मुजाहिदीन का कोई मिलिटेंट जो है ऐसा नहीं था कि नहीं था, यानी कि वहां पे हमेशा हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट सक्रिय थे। बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों को मिली है पिछले 22 दिनों में, जैसा कि हमारे संवाददाता रिफत बता रहे थे। कुल मिलाकर के 38 आतंकवादियों को मारा गया है और बड़ी बात यह है कि अनंतनाग में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है चीन से। गलवान में
मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वालों ने चीन की सरकार से कोई नाराजगी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। चीन ने 15 जून की रात गलवान में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। एक अमेरिकी अखबार में छपी खबर में दावा किया गया है कि गलवान में तैनात चीन के सैनिकों के परिवार वाले कोई जानकारी नहीं मिलने से नाराज हैं। चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो और दूसरी साइट पर चीन के नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चीन में खबर फैल चुकी है कि झड़प में उसके 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन की सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इससे चीन के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा फैल रहा है। तो चीन के भीतर अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना को लेकर काफ़ी गुस्सा है, और चीन के भीतर ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि चीन के आम जनमानस को 43 सैनिकों की वहाँ पर मारे जाने के बाद भी कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प से जुड़ी। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर झड़प से पहले चीन ने अपने मार्शल आर्ट फाइटर्स और पर्वतारोहियों को भेजा था। चीन के अखबार नेशनल डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक तिब्बत की राजधानी लासा में माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम और कुछ मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाकू नजर आए थे। इनके बीच तिब्बत के कमांडर ने दावा किया कि फाइट क्लब की ट्रेनिंग ने सैनिकों को फुर्तीला बनाने में मदद की। चीन के अखबार का दावा है कि लासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिविजन्स को तैनात किया था। सूत्रों के मुताबिक मिलिशिया डिवीजन आधिकारिक रूप से सेना नहीं होती है, बल्कि ये सेना की मदद के लिए होती है। तो चीन की एक नई रणनीति सामने आई है, और उस रणनीति के तहत किस तरह से गलवान घाटी में सोची समझी साजिश के तहत चीन ने कुछ और लोगों को तैनात किया था, उसकी जानकारी मिल रही है। इस बीच चीन के खिलाफ दुनिया भर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। चीन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हांगकांग में वहां के निवासियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है, जबकि एलएसी पर भारत से झड़प के बाद तनाव बढ़ चुका है। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए गए और तिब्बत की आज़ादी की मांग की गई। 15 जून की रात गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बारे में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने तफसील से जानकारी दी। सुनते हैं जनरल वीके सिंह की जुबानी 15 जून की रात गलवान झड़प की कहानी। चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था, क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे, और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया या उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा सकते। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए, उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब होगी। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक
शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को। हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से सीधे हमारे संवाददाता अरुण सिंह जुड़ गए हैं। अरुण, सरकार अपनी तरफ से उस रात 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में क्या हुआ ये बहुत तफसील से बता रही है। और जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने कहा, चीन कभी ये नहीं बताएगा कि उसकी तरफ भारत ने आखिर कितनी कैजुअलिटीज की। और वही हम देख भी रहे हैं अरुण, चीनी आम जनमानस अब अपनी ही सरकार और अपने ही सैनिकों से नाराज भी है। देखिए, चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं हिंदुस्तान की तरह, और इसलिए चीन कतई कभी भी ये स्वीकार नहीं कर पाएगा और अपने लोगों को सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाएगा कि कितने जवान उसके इस पूरी जो एक तरह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी उसमें घायल हुए या कितने लोग जान गंवा चुके हैं उनके सैनिक। बड़ी बात यह है कि चीन लगातार माइंड गेम खेलता है, और जब माइंड गेम आप खेलते हैं तो आप ट्रिक्स अपनाते हैं, आप सच्चाई बयान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने तुरंत मान लिया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चीन को यह मानने में काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी बंद व्यवस्था है वहाँ पर मीडिया का इस तरह से, और नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं लोकतांत्रिक मूल्य उसके पास है, और इसलिए वो कतई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, और जनरल वीके सिंह ने जो कहा है वो ज़रा मैं आपको एक बार दिखा दूँ। यहाँ पर लेह में ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं हमारे पीछे, जब लगभग 6 घंटे का रास्ता यहाँ से और है गलवान वैली का, यहाँ पर जब बर्फ पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडक है, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर है लेह में। तो आप समझ सकती हैं कि जब वो कह रहे हैं कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर क्या हाल होगा और क्या आलम होगा। वहाँ पर जो नदी का पानी होता है एकदम बर्फ की तरह होता है, टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है। और ऐसे में जब जो हिंदुस्तान के सैनिक थे घायल हुए, भीगे, और उसके बाद कुछ सैनिकों की जान चली गई, वो शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते। जहां तक चीन का सवाल है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं ये पता चल पाएगा। 1962 की जंग के लिए भी आज तक चीन ने आंकड़े ये नहीं दिए कि कितने घायल हुए और कितने उनकी तरफ से कितने सैनिकों की जान गई। तो इसका वो क्या आंकड़ा देगा। जहां तक बात है हमारी सुरक्षा तैयारियों की, तो नेहा मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। यहाँ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, सुबह से मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपनी आंखों से। तमाम हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे जो मालवाहक विमान हैं, वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक जो जानकारियां हैं, जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, जो हमारी सेना है, वो कहां कहां पर मूवमेंट कर रही है, कोई जानकारी हम आपको देना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि देश हित में ये ठीक नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कहां अपनी तैनाती बढ़ा रहे हैं, कहां हम अपना जमावड़ा कर रहे हैं, ये हम दर्शकों के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, तैयारी पूरी है। किसी भी जो अगर किसी भी तरह का अगर की हिमाकत करने की कोशिश की चीन ने, तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है। जी, अब अरुण बहुत ही संक्षेप में, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप हमें भारत सरकार की सेना की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को भी बहुत लंबे वक्त से कवर करते आए हैं। सरकार लगातार अपनी तरफ से बता रही है कि आखिर गलवान घाटी में क्या हुआ, पूरा देश इस वक्त सेना के साथ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर भी लगातार सवाल पूछ रही है सरकार से कि आप चीन से डर क्यों रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग है, और राहुल गांधी की अगर बात करिए आप, तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना उनका अधिकार है, सरकार जवाब दे। और सवाल पूछने की जहां तक इजाजत किसी को भी हो, जब तक राष्ट्रीय हित या देश की जो एक तरह से उसकी स्ट्रेटेजिक कोई रणनीतिक उस पर दिक्कत नहीं होती है, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस पर बहस हो सकती है कि किस हद तक आप सवाल पूछ सकते हैं और सरकार किस हद तक जवाब दे सकती है। जिस बीच टेंशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और अगर आप कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं जो सेना की स्ट्रेटेजी के लिहाज से ठीक नहीं है, सरकार वो नहीं भी दे सकती है। लेकिन लोकतंत्र में और अरुण, जैसा आपने कहा कि भारत एक